हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूछ भी लेती हूँ कैसे हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में जैसे कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 का वीडियो मैंने डाल दिया है, एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है चैप्टर 2 भी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। छोटे छोटे चैप्टर से, छोटे क्लास के हैं तो जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका कि नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी कि इसका मतलब अभी मैं नहीं बताऊंगी, इसका मतलब बताएंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। उससे पहले कुछ बातें जो कि ध्यान में रखनी है। चैप्टर अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। मेरे चैनल पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलता है हर चैप्टर का। तो अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो। नहीं तो अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप मेरे शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस भी देख सकते हैं जिसमें कि मैंने नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे वीडियोस कम हैं अभी, लेकिन मैं धीरे धीरे डालती रहूँगी हर चैप्टर का। और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद नोट्स, इसके साथ साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल हो जाएंगे मेरे चैनल पे। सब कुछ वीडियो में डाल दूँगी, तो इसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। और एक ज़रूरी बात कि अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, इससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, पढ़ाई की तरफ शुरू करते हैं। बहुत हो गया बकवास, बहुत मैं बोलती हूँ, कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर 2। क्लास है हमारा 6, बुक है हमारा हिस्ट्री और पास्ट यानी कि हमारा अतीत। तो इसका है चैप्टर 2। चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया, व्हेन वेयर हाउ एंड ऐसा ही कुछ था, व्हेन वेयर हाउ। और सेकंड हमारा चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटिंग मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 6 क्लास के बच्चों को आराम से पता होगा। हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। इसको एक और चीज़ कहते हैं हिंदी में जिसका कि मतलब होता है आखेट, ओके। गैदरिंग क्या होता है? गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है। तो गैदरिंग फूड, गैदरिंग क्या करते थे लोग? फूडी गैदरिंग करते थे। तो एक तरह से समझ लीजिए कि खाद्य संग्रह इसका हिंदी होगा। कहीं अगर मैं खाद्य संग्रह बोलूँगी तो समझ जाइएगा गैदरिंग फूड्स मैं बोल रही हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम है उनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं एकदम शुद्ध हिंदी का यूज़ करती हूँ ताकि आपको कहीं मान लीजिए कि ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं तो आपको समझने में तकलीफ ना हो। तो इसका मतलब है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का जो पूरा प्रोसेस रहा उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, समझेंगे। तो हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में आदि मानव होते थे, आदि मानव से शुरुआत हुई। तो आदि मानव पहले क्या करते थे? वो लोग गैदर करते थे फूड को, हंट करते थे एनिमल्स को। वो लोग फिश वगैरह ये सब, मतलब इस सब पे जीते थे। फिर उन्होंने कैसे कैसे फूड उत्पादन शुरू किया, खाद्य उत्पादन उन्होंने शुरू किया। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे आप लोग को एक लड़के का इमेज दिख रहा है, ठीक है। ये एक लड़के का इमेज दिख रहा है। इस लड़के का नाम तुषार है, ओके। तो ये एक रेल यात्रा करता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है पीले बक्से में। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ है हमारे तुषार भाई साहब, इनकी एक रेल यात्रा हुई है। तुषार ट्रेन जर्नी, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार की रेल यात्रा। ट्रेन जर्नी मतलब रेल यात्रा। तो भैया जी का फ़ोटो दिया हुआ है, आप देखते हैं इन्होंने रेल यात्रा में क्या दिखा, क्या किया, जो भी कुछ है मटेरियल इसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। तुषार वॉज ग्रोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तो तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, ठीक है। फॉर हिज कजन्स वेडिंग, अपने किसी कज़न की शादी में जा रहे थे वो, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, ठीक है। तुषार जी को आप देख ही रहे हैं। They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. तो क्या इंटरेस्टिंग लाइन लिखा है। तो इसका मतलब समझते हैं हम लोग। रेल में उसको खिड़की वाली सीट मिल गई, उसको मिल गई जैसे तैसे करके, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया, ओके। तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है ना, वो आपको कंफ्यूज कर देगा कि यार ये क्या है। नोज़ ग्लूड टू द ग्लास पेन मतलब अटक गया उसका एकदम। जैसे आप लोग कभी शीशे पे ऐसे मुँह नहीं रख देते हैं तो नोज़ हम लोग का आता है ना सबसे पहले आगे, वो सब वही है। तो समझने वाली बातें हैं। अब ऐसे ऐसी चीज़ों का आप एकदम मीनिंग मत निकालिए, ऐसे ऐसी चीज़ों की भावनाएं समझी जाती हैं ऐसे ऐसे सेंटेंस की। आगे बढ़ते हैं। एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?"
Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो देखिए क्या हुआ। उसने देखा जब गाड़ी चल रही थी, ट्रेन गाड़ी चल रही थी, तेज़ी से एकदम दौड़ रही थी, चल नहीं रही थी, एकदम दौड़ रही थी, तो उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बहुत तेज़ी से पीछे की ओर उस छूटते चले जा रहे थे। आप लोग भी ट्रेन में यात्रा किए होंगे या फिर बसेस में भी किए होंगे, तो आपको पता होगा जो चीज़ें हम देखते जाते हैं वो पीछे छूटती जाती है, हम आगे निकलते जाते हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कुछ कहा। क्या कहा? उन्होंने बताया कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की है, तो और इसके कुछ दशक बाद ही बस आई। बस की जो यात्रा होती थी वो इसके कुछ दशक बाद आई। तो तुषार के मन में एक बात आया। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ नहीं थी या सवारियाँ नहीं थी, लाइक बसेस ट्रेन्स नहीं थे, तो वो यात्रा नहीं करते थे। मतलब क्या वो यात्रा नहीं करते थे? वो लोग मतलब जहाँ जन्म लिए वहीं पे क्या अपनी सारी ज़िंदगी बिता दिया करते थे? तो ये क्वेश्चन तुषार के माइंड में आया। तो आप लोग को क्या लगता है? सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं थी। वो लोग भी यात्रा किया करते थे। आज से आप अपने दादा परदादा जी से बात करेंगे तो वो लोग खुद ही बताएंगे कि वो लोग ट्रेन या फिर बसेस से ज़्यादा यात्रा नहीं करते थे। वो लोग पैदल बहुत दूर दूर तक यात्रा कर लिया करते थे। तो माइग्रेशन आज भी होता था, पहले भी होता था, तभी तो पूरे वर्ल्ड में इंसान फैले, नहीं तो ये तो होता कि एक ही जगह जन्मे मर गए हैं, वैसे होते रहता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। द अर्लीस्ट पीपल यानी कि आरंभिक मानव, वाई वर दे ऑन द मूव यानी कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। चलिए अब देखते हैं, जानते हैं, आगे पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं इस चैप्टर को। So we know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। 20 लाख साल, ओके। Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. तो आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है और आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो इसे उन्हें हंटर्स और गैदरर्स आज हम लोग कहते हैं। हंटर्स एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। आखेटक और खाद्य संग्राहक जो थे, वो समुदाय के जो लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के बहुत सारे कारण थे। तो क्या कारण थे, जान लेते हैं। फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. पहला कारण तो यह था कि अगर वह एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, क्योंकि इंसान की तो भाई आबादी बढ़ती जाएगी और पेड़ पौधे उतने कहाँ से आएंगे, आपूर्ति के लिए चाहिए ना जितने, और ये लोग उत्पादन तो करते नहीं थे, ये लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे, तो इस तरह सारा खत्म हो जाता। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। और भी कारण है इसके। थर्ड क्या है, plants and trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तो तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण क्या है, फोर्थ, पीपल, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. तो चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे ही हो गए तो उनका जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year. देखिए मेरे को थोड़ा कुछ वर्ड्स पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्यों मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, दिक्कत है मेरा थोड़ा, तो इसमें ये आप मत समझिए कि मुझे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। Others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. तो यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में
कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में कहीं और जाना पड़ता होगा, इधर उधर जाना पड़ता होगा, तो ये भी एक कारण माना जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। हम कब से बोले जा रहे हैं कि ये कारण ये कारण ये कारण वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये कारण जानते कैसे हैं। तो देखिए, कुछ तो सोर्सेज हमें मिल जाती है, कुछ चीज़ों के बारे में बहुत सारे हमें ऐतिहासिक चीज़ें मिल जाती हैं या कुछ सोर्सेज मिल जाती है जिसके कारण हमें पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी हमें अनुमान लगाना पड़ता है। अनुमानतः हम वो जगह के हिसाब से निर्धारित करते हैं कि शायद ऐसे ऐसे कुछ कार्य किए जाते होंगे, किए जाते थे, एकदम कन्फर्म नहीं होता है, कुछ चीज़ें अनुमानतः हैं। तो ये बात आप लोग को दिमाग में रखनी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर्स गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। पुरातत्वविदों, आर्कियोलॉजिस्ट का हिंदी होता है पुरातत्वविद, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट से तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे, यानी कि हंटर्स एंड गैदरर्स किया करते थे। हंटर्स का हिंदी क्या हो गया, आखेटक, और गैदरर्स का क्या हो गया, खाद्य संग्राहक, ठीक है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग ये लोग किया करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन्स वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। तो हमें कुछ स्टोन टूल्स वगैरह मिले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सोर्सेज मिल जाते हैं, उसके आधार पर हम कहते नहीं, तो कुछ अनुमानता लगाना पड़ता है हमें। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, डिकम्पोज हो गए हैं वो, हड्डियों में भी हो सकता है डिकम्पोजिशन हो गया, लेकिन हड्डी और जो पत्थर के होते हैं ना वो बचे रह जाते हैं और वो हमें मिल जाते हैं। सम ऑफ these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hide animal skins, chop fruit and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. तो इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की जो खाल होती है उसको उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। नीचे कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, ये फ़ोटोज़ क्या हैं देखते हैं। आप लोग को दो फोटोज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ये और एक ये। तो ये है स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, लेफ्ट में जो है वो है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। यहाँ पे ये देखिए ग्राउंड डिग कर रहा है, दिख रहा है आपको। और राइट में जो है स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। तो यहाँ पे क्लॉथ स्टिचिंग का यूज़ हो रहा है यहाँ पे स्टोन टूल्स की हेल्प से। तो पत्थर के औजारों का उपयोग एक तो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दूसरी ओर जानवरों की खाल से वस्त्र बनाने के लिए भी किया जाता था। एनसीईआरटी में जो भी फिगर्स दिए रहते हैं उसको एक बार अच्छे से गौर से देख लेना चाहिए, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होती है। एनसीईआरटी में कुछ भी स्किप करने लायक नहीं होता है। अब है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स मैप 2 है, बिलो दिया हुआ है, नीचे उसको मैप 2 को देखिए आप लोग, जो मानचित्र 2 दिया गया है उसको देखिए। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunters and gatherers। तो आपने बुक खोल के रखा है, उसमें आप लोग देखिए कि जो भी लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक और खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले, यानी कि हंटर्स और गैदरर्स के होने के कुछ सबूत मिले हैं। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस। तो इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक और संग्राहक रहा करते थे। फिर ओनली सम आर सोन ऑन द मैप। तो मैप पे कुछ कम ही दिखाए गए हैं। तो रेड वाला मुझे लगता है कि मैप पे 2 से 3 है बस। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि सोर्सेज नष्ट हो गए रहते हैं और जो बच जाते हैं वही हमें मिलते हैं, तो उससे पता चलता है। तो और भी जगहों पे रहा करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारत में सिर्फ 3 ही जगह रहते थे। धीरे धीरे वो लोग भी माइग्रेट किए होंगे और जगह पहुँचे होंगे और जगह रहना शुरू किए होंगे। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। तो देखिए भाई, ये मैप है आपका मैप 2, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बुक खोल के बैठिए, क्योंकि एक ही साथ में पढ़ नहीं सकती और मैप भी नहीं दिखा सकती। तो उसके लिए आपको अपने साथ बुक्स खोल के बैठना होगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी मिलती है। तो मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available.
तो चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। तो नीचे एक ब्लू बक्सा में दिया गया है, कुछ उस ब्लू बक्सा को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग आप लोग देख सकते हैं, ये एक तरह का रॉक पेंटिंग है। ए पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। तो एक शैल चित्र है, रॉक पेंटिंग को हिंदी में कहते हैं शैल चित्र। तो many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. तो जिन गुफाओं में लोग रहा करते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, ऐसे कुछ रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड ये आदमी है, ये कोई जानवर है 4 टांग वाला, तो भाग रहा है इसका पूंछ पकड़ के कि क्या है, कुछ इस टाइप का इन्होंने बना रखा है। मुझे तो और समझने में दिक्कत हो रही है। मेरा पता है ये जो स्किल होता है ना, बहुत ही बेकार है, फिगर्स के थ्रू कुछ समझना। व्हाट्सएप में पता है बहुत लोग इमोजी यूज़ करते हैं, मैं नहीं यूज़ करती, क्योंकि ना मैं समझ पाती हूँ ना किसी को समझा पाती हूँ, इसलिए मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। सो ये देखिए, ये क्या है, आपको यहाँ पे रॉक्स दिख रहे होंगे और इस पर कुछ आप लोग को दिख रहा होगा लाल 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 लाल। तो ये क्या है, तो ये एक पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, तो इस टाइप की गुफाओं में वो रहा करते थे, और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। बढ़ते हैं अगले पेज पे। साइट्स मतलब होते हैं पूरा स्थल। पूरा स्थल क्या है? आर प्लेसेस वर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, स्पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा स्थल क्या है, साइट्स क्या है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under water. You will learn more about different sites in later chapters. तो ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले चैप्टर्स में पार्ट में बताया जाएगा। तो चलते हैं भाई, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो आग की खोज, सबसे मेन चीज़ तो यही थी, आग जैसी आगे वो लोग खाना पकाना शुरू कर देंगे, तो पहले वो कच्चे खा जाया करते थे। तो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2, जो आप लोग का मानचित्र 2 है, उसमें आप लोग को कुरनूल गुफा ढूंढना है। ढूंढिए। ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट पीपल वेर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए किया गया होगा, मांस वगैरह पकाने या भूनने के लिए किया गया होगा, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए भी किया जाता होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? यहाँ पे कुछ नेम्स एंड डेट्स दिए गए हैं। ये क्या है? नेम्स एंड डेट्स, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, नेम्स मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, नाम होता है। और डेट्स मतलब हिंदी में कहते हैं उसको तिथियाँ। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस समय के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो इसको पैलियोलिथिक को हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। तो यह 2 शब्द पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है, ग्रीक का शब्द है। ठीक है, द name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, इसका ये टाइम पीरियड है। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसको भी 3 में विभाजित कर दिया गया, 3 भागों में। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य, तीसरा आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक यानी मिडल स्टोन।
जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक इसको माना गया है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. Microliths were probably stuck onto handles of bones or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continue to be in use. तो इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। हंसुआ भी कह सकते हैं उसको। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या? नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज़ नोन एज नियोलिथिक। तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। वट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियो मतलब एक वो आ रहा है ना, न्यू टाइप का फीलिंग। तो ठीक है, नव पाषाण का मतलब क्या होता होगा? तो वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम्स ऑफ some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. तो ये तो एक बात है ही। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले चैप्टर्स में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। ठीक है, अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं। जैसे पटना को हम आज पटना के नाम से ही दिखाते हैं, पाटलिपुत्र नहीं दिखाते। या फिर पाटलिपुत्र से पहले क्या किस नाम से जाना जाता होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में लोग उन्हें किस नाम से जानते होंगे, किस नाम से उसका मतलब पुकारते होंगे उस जगह को।